मेरे विचार बहुत स्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है द कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन। सुप्रीम कोर्ट का एक कार्यक्षेत्र है। उसी तरह एनसीईआरटी एक ऐसी संस्था है जो भारत के भविष्य का निर्माण करती है। दोनों का अपना अपना सम्मान है। दोनों को अच्छी तरह से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे होता है। यदि एनसीईआरटी के ने कोई ऐसी चीज की थी जो सही नहीं है तो ऐसा हो जाता है, हर संस्था में होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। उसे सुधार लिया जाता है और एक दूसरे का सम्मान करते हुए सारी स्थिति सुधारी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को एनसीईआरटी से पूछना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने पाठ्यक्रम में कहाँ रखा है, सिलेबस में कहाँ रखा है, किन एक्सपर्ट्स ने देखा है, किन्होंने संशोधन किया है, किन्होंने उसको आगे चलकर उसकी सहमति दी है, अप्रूव किया है। उसके बाद दोनों मिलकर के इसका उपाय निकालते तो न तो संस्था की मानहानि होती। उसकी साख पर बट्टा लगा है और उससे मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने उसमें 33 साल काम किया है। मैं बड़े गर्व से ये बात कह सकता हूं कि एनसीईआरटी देश के भविष्य का निर्माण करती। उस भविष्य के निर्माण में मैंने हिस्सेदारी की है। हजारों लाखों अध्यापकों ने हिस्सेदारी की है और एनसीईआरटी का असम्मान जो होता है तो सारे अध्यापकों के लिए कहीं न कहीं एक कष्ट की बात होती। मुझे बहुत दुख है कि इस घटना को इतनी तेजी से और इस ढंग से और इतने तल्ख शब्दों के साथ इसका संज्ञान लिया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। देश में अभी इस समय हर तरफ तल्खी है। उसको समाप्त करने का जिम्मा किसका है? शिक्षा शास्त्रियों का है, एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं का है, सुप्रीम कोर्ट का भी है। लेकिन इनको आपस में एक दूसरे का सम्मान करना भी बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान संविधान जनित है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें संविधान ने अधिकार भी दिया है कि हम अपनी राय व्यक्त कर सकें। मेरी राय है कि मैं तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पढ़ाता रहा हूँ, जानता हूँ, संस्थाओं में मैंने किया है। कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई इतने बड़े नुकसान नहीं होने वाले थे कि एक दिन में ऐसा किया जाता। और एनसीईआरटी निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी पुस्तकों में सुधार करती है। हर वर्ष अपनी पुस्तकों का अगले साल रिप्रिंट होता है तो उसमें कुछ सुधार आपको हमेशा मिल जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और मैंने उनका समाधान निकाला है। मेरी बड़ी आलोचना हुई है, संसद में हुई है, सब जगह हुई, लेकिन हमारे पास कुछ बताने को था जिसे लोगों ने स्वीकार किया था। एनसीईआरटी के साथ भी यही व्यवहार हो सकता था। बाकी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सर्वमान्य है, स्वीकार्य होना चाहिए। एनसीईआरटी को भी उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जो 52 साल से के पहले फुल प्रोफेसर नियुक्त हुआ था और तब से लगातार कार्य कर रहा हूँ, मैं इस बात से कष्ट में हूँ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इसको बड़ी और अच्छे ढंग से शालीनता से इसका समाधान कर सकता था। जी 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 सर, वहीं पे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को एनसीईआरटी की किताबों में शामिल करना कितना सही है और कितना गलत, इस पर आप क्या कहेंगे? देश के बच्चों को जो 15 साल 13-14 साल के हैं उनको ये बात की जानकारी है कि देश में भ्रष्टाचार कितनी तेजी से फैला हुआ है और सामान्य नागरिक को, जो गांधी जी का अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति था, इससे सबसे अधिक कष्ट हो और अपमान झेलना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि बच्चों को भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं, जो शाखाएं हैं, उनके बारे में ज्ञान देने में कोई हर्ज नहीं है, देना चाहिए। कैसी भाषा इस्तेमाल की जाए, केवल जुडिशरी की बात की गई है या चैप्टर में अन्य भ्रष्टाचार की भी बात कही है, ये सब देखने के बाद ही बात कही जा सकती है। लेकिन ये बच्चे जो आज 14 साल के हैं, 24 साल में आईएएस अफसर बनेंगे और अगले 5 साल के बाद बड़े बड़े निर्णय ले रहे होंगे। उनकी निर्णय की क्षमता, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना एनईपी 2020 की एक मुख्य अवधारणा है। इसलिए मैं समझता हूँ करप्शन के बारे में बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है। और फिर आप बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, उनके पास केवल स्कूल और टेक्स्ट बुक्स ये नहीं जानने को, एनसीईआरटी को भी जानना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जानना चाहिए
कि बच्चों को जो हम अपेक्षा करते हैं वो शायद हम समय के साथ नहीं बढ़ पाए हैं। बच्चे भ्रष्टाचार के हर क्षेत्र को जानते हैं। एनसीईआरटी ने अगर एक लिया है, हो सकता है अगली किताब में, अगली कक्षा में वो दूसरी जगह के भ्रष्टाचार में भी पाठ रखते। किताबें तो धीरे धीरे बनती हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैं बिल्कुल बच्चों को जानना चाहिए कि जो व्यवहारिक जीवन है उसमें उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ सुधार करना पड़ेगा। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है। हाँ। पाठ्य पुस्तक में क्या शामिल होगा, ये कौन तय करता है? पाठ्य पुस्तक में क्या शामिल होगा, इसकी प्रारंभिक रूपरेखा एनसीईआरटी अपने राज्यों की संस्थाओं के साथ मिलकर, राज्य सरकार की संस्थाओं से मिलकर, विशेषज्ञों से मिलकर लगातार तैयार करती है। शिक्षा नीति बनी तो उसके बाद पाठ्यक्रम बनाया जाता है। उस बनाने में ये तय होता है किस कक्षा में, किस स्टेज पे क्या पढ़ाया जा सकता है, उसे करिकुलम कहते हैं। करिकुलम बनने के बाद हर एक विषय का सिलेबस बनता है और उस सिलेबस बनने में विषय विशेषज्ञ बैठते हैं और लोग भी बैठते हैं और उनकी संख्या बड़ी होती है। 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। वे पाठ तय करते हैं क्या पाठ रखना चाहिए, क्या नहीं रखना, क्या कक्षा 8 में रखना है, क्या कक्षा 9 में रखना। और उसके बाद जब ये तय हो जाता है तब एनसीईआरटी की अपनी समितियां हैं, उनके अपने विशेषज्ञ हैं, वे तय करते हैं कि हाँ अब इसका लेखन शुरू होगा। कई बार कई लोग मिलकर के पुस्तक लिखते हैं, उसका लगातार संशोधन होता है, लगातार एक व्यक्ति लिखता है, 2-3 आगे पढ़ते हैं। इस तरह से जाकर के पाठ्य पुस्तक फाइनलाइज होती। इसीलिए देश में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो और एनसीईआरटी किताब ना पढ़ी हो। कितना सम्मान है एनसीईआरटी किताबों के लिए, कितना सम्मान है इस संस्था के लिए। दुर्भाग्य है कि इस संस्था को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया गया बाहरी तत्वों के द्वारा जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये आप देश की संस्था है, देश की धरोहर है और बड़ी कठिनाई से देश ने इसको इतना सम्मान दिया है। उस सम्मान को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, संस्थाओं का भी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य तो सभी का सम्मान बनाए रखना है। इसलिए मैं आज भी मानता हूं कि सिलेबस बनाने की जो प्रक्रिया एनसीईआरटी की है वो सर्वमान्य है और वहां व्यक्तियों के बदलने से वो प्रक्रिया नहीं बदलती है। इसके विशेषज्ञों का सम्मान दुनिया भर में होता है। मुझे यूनेस्को में कितनी ही पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेने का मौका मिला और मैं हमेशा यही मानता था कि इसका मुख्य कारण मेरा एनसीईआरटी में होना है। और बोलिए।